नमस्कार दोस्तों जितनी रोज की आपकी कमाई है उससे ज्यादा देश में महंगाई है। जो कुछ भी आप कमा रहे हैं उससे ज्यादा आप गवा रहे हैं और जितना भी पैसा आपके पास है उसकी कीमत दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। और इतना ही भर नहीं बल्कि ये कहे कि इस दौर में अगर दो तीन बातें इस भारत देश के किसानों को लेकर के, देश के मजदूरों को लेकर के और देश में पढ़े लिखे डिग्रीधारी युवाओं को लेकर के और रोजगार के तलाश में भटकते हुए और संगठित क्षेत्र के मजदूरों को लेकर के, इन्हीं सब सवालों को लेकर के अगर एक लाइन आज के हालात पर खींच दिया जाए तो फिर आप इस बात से कभी घबराइएगा नहीं, क्योंकि ये दौर एक ऐसा दौर है जिसके ऊपर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी इकोनॉमी, उनके अपने कॉरपोरेट की ताकत और उनके अपने विकसित भारत बनाने की सोच, सब कुछ धूमिल हो जाएगा। यानी कि ये कहे कि एक झटके में गायब हो जाएगा। यह एक ऐसी परिस्थिति भारत देश के सामने है जिसके भीतर शायद 2008 के भीतर जब पहली बार मौजूदा समय के बहुत सारे लोगों को ध्यान होगा कि उस समय में मंदी आई थी, लेकिन मंदी का असर हमारे देश पर उतना नहीं पड़ा था जितना पूरी दुनिया पर पड़ा था। उस समय में हमारी कृषि अर्थव्यवस्था, एग्रीकल्चर सेक्टर जिंदा था। उस समय में हमारे देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जीवित था। उस समय में हमारे देश का माइनिंग सेक्टर, खनन सेक्टर जिंदा था। लेकिन वर्तमान समय में ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है। सीधे सीधे तौर पर, सरल शब्दों में, आसान भाषा में अगर आपको समझना चाहते हैं तो फिर आप समझ लीजिए कि जितनी महंगाई है उससे कम भारत देश का विकास दर है। यानी कि ये कहे कि इस देश का जीडीपी है, यानी ये कहे कि जीडीपी कहीं नीचे है, महंगाई कहीं ज्यादा है। और इस भारत देश के भीतर कॉरपोरेट का जो नेटवर्थ की बढ़ोतरी है, वो जीडीपी जो भारत देश की है उसके तुलना में करीब करीब 4 से 5 गुना अधिक रफ्तार से काफी तेजी से बढ़ रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। यानी ये कहे कि एक तरफ भारत देश के भीतर का जो सर्विस सेक्टर होता है, जो इस भारत देश का कॉरपोरेट सेक्टर होता है, इस देश का पूंजीवादी लोग और उन्हीं तमाम लोगों के लिए भारत सरकार की नीतियां, यानी ये कहे कि चुनाव के समय को अगर याद कीजिएगा तो हम आपको एक बात बताए थे, तो चुनाव तक अर्थव्यवस्था संभाल ले जाएगी, लेकिन चुनाव के बाद स्थितियां नाजुक हो जाएगी। और ये नाजुक इस अंदाज में होगी कि उसके बाद मौजूदा सरकार को किस रूप में इस डूबती हुई अर्थव्यवस्था को देश के भीतर बचाना है, इसका कोई रास्ता बचेगा नहीं। और इसी गिरफ्त में भारत जिस तेजी के साथ फंसता चला जा रहा है, उसमें इस देश के भीतर कमोबेश ये कहे कि हर स्टेट से, हर राज्य से नौकरी खोजने के लिए दूसरे राज्यों के भीतर गए या फिर जा रहे युवाओं की संख्या सुनकर के भी आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, इस देश के डाटा पे मत आप जाइएगा, क्योंकि सरकारी आंकड़ा, सरकारी डाटा बार बार आपको चकाचौंध दिखाएगा और उससे बढ़ करके आपको लग सकेगा कि शायद आने वाले समय में देश के भीतर स्थितियां ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जी हाँ, सवाल ये नहीं है कि डॉलर के मुकाबले रुपया कितना कमजोर हो गया, भारत के खजाने से कितना डॉलर कम हो गया। सवाल मौजूदा समय में यह भी नहीं है कि इस समय में नौकरियां आप बचा नहीं है, इस दौर में महंगाई लगातार बढ़ रही है। सवाल यह भी नहीं है। सवाल तो इस दौर का सबसे बड़ा ये होता है कि पूरा भारत देश उस इकोनॉमी पे जाकर के अटक गया है जो इकोनॉमी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्विस सेक्टर के सहारे जीवित है। और उस इकोनॉमी को संभाले हुए जो कोई भी इस भारत देश के बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग हैं, वो अपने तौर पे फायदा तो ले रहे हैं, लेकिन भारत देश की स्थिति इतनी नाजुक दिन पर दिन होती चली जा रही है कि वर्ल्ड बैंक को भी कहना पड़ गया कि दरअसल एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, आयात और निर्यात के चक्कर में भी भारत को एक नया खेल या एक अलग खेल, जितना माल बाहर से मंगा रहा है उससे कम दिखा करके कहीं इस दौर में अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए कहीं नोट छापने पर तो आकर के खड़ा तो नहीं हो गया है। क्योंकि इसी समय में, इसी वक्त में एफआईएस भाग रही है। यानी ये कहे कि विदेशी पूंजी जो शेयर मार्केट के भीतर थी वो चलती चली जा रही है। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट, जो एफआईएस भी जो पैसा लूट करके देते थे और उसके जरिए मैनिपुलेशन किया करते थे, अब उनके हाथ पांव भी इस दौर में फूलने लगे हैं। एक एक चैप्टर को आज इस बात को समझेंगे, क्योंकि इसके बाद की परिस्थितियां आपको ये चेताने बताने के लिए काफी होगी कि मंदी के दौर का मतलब आखिर होता क्या है। आपके जेब के भीतर चाहे जो भी कुछ खरीदने की ताकत होगी नहीं, जो भी माल तैयार हो रहा है वो बाजार के अंदर डंप होगा। और इस भारत देश के भीतर की अर्थव्यवस्था को, जो रोजी रोटी के आश्रय जो देश के भीतर चलती है, उसके भीतर केवल कैश ट्रांसफर के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। और पूरी की पूरी इकोनॉमी कैश ट्रांसफर पे आकर के क्यों अटकती जा रही है, और आखिर टैक्स, जीएसटी के जरिए एक ऐसे
टेररिज्म की परिस्थिति इस भारत देश के भीतर आखिर क्यों बन रही है? आज लगता है इन तमाम सारे बातों का जिक्र करने से पहले चुनाव के समय में, जब लोकसभा का चुनाव 2024 का हो रहा था, उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि देखिए दूसरी तरफ बार बार खटाखट का जिक्र किया जा रहा है। उस खटाखट का मतलब ये था कि पैसा बांटेंगे, और इस समय में आते आते पैसा बांटने की प्रवृत्ति भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर आकर खड़ी हो चली है। उस समय में विकास कैसे संभलेगा? उस समय में यह भारत देश स्वावलंबी, आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? बहुत पुराना बात नहीं है, कुछ 5-6 महीना पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण है, जिस समय देश के भीतर लोकसभा का चुनाव हो रहे थे। उस लोकसभा चुनाव के दौरान का नरेंद्र मोदी का भाषण को सुनिए, समझिए, फिर आपके सामने इस पे बात करेंगे। देख लीजिए एक पल के लिए। कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं नए हाईवे अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछे कैसे, अरे छोड़ो यार, खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत से गरीबी दूर हो जाएगी, कोई पूछे कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। साथियों, देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि 4 जून के बाद मोदी सरकार तो बनेगी ही बनेगी। देश की जनता मोदी सरकार को बनाएगी बनाएगी, लेकिन इतना भर नहीं, और भी बहुत कुछ होने वाला है। क्या होगा मैं बताऊं? आप ये बात का जिक्र कर सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अंदाज में देश की अर्थव्यवस्था को बता रहे हैं मंच से, और मौजूदा समय की अर्थव्यवस्था जो हम आपको बताने वाले हैं, जो पूरी तरीके से सरकारी डाटा यानी सरकारी आंकड़े के आसपास ही सिमटा हुआ है, उसके भीतर, इस भारत देश के भीतर एक्सपोर्ट इंपोर्ट को संभालने वाले पीयूष गोयल हो, यानी आयात निर्यात को संभालने वाले पीयूष गोयल हो, बैंकों की माली स्थिति और उसको ठीक करने वाले आरबीआई के गवर्नर हो, या इस भारत देश के जीडीपी को लेकर के इस भारत देश के वित्त मंत्री की धड़कनों में कोई बढ़ोतरी इस दौर में हो नहीं रही हो, तो आप समझ लीजिएगा कि सारे काम इस भारत देश के पीएमओ ही संभालता है, और उसी के आदेश पर, उसी के दिशा निर्देश में सारे काम होते हैं। बैंक के जरिए जो इंडस्ट्री कर्ज लेती है ना, इस समय में सबसे कम कर्ज ले पा रही है, उसके पास भी रास्ता नहीं कि अगर इंडस्ट्री में कोई भी उत्पाद पैदा करे तो फिर वो बिकेगा कैसे। साहब, इंडस्ट्री का कर्ज जो था, जो पहले करीब करीब 15-20% होता था, अब वो घट करके 4.8% की रफ्तार पर आ गया। यानी जो एग्रीकल्चर का फील्ड था, वहां पर एक समय में 17-18% के आसपास कर्ज लिया जा रहा था, लेकिन वहां पर कर्ज माफी नहीं होती है। कर्ज माफी इस देश में कॉर्पोरेट की जाती है, और इस समय में भी, यानी इस वित्तीय वर्ष के भीतर भी जो कॉर्पोरेट की कर्ज माफी हुई है, वो 1,70,262 करोड़ रुपए के आसपास की होती है। यानी ये कहे कि एक केवल एक वित्तीय वर्ष की कच्चा चिट्ठा आपके सामने रख रहे हैं, जिसका जिक्र विपक्ष के कई नेता करते हैं, 16 लाख करोड़। वो तो बीते 10 साल का कहानी है साहब। इस 5 साल के भीतर, यानी 2019 के बाद से लेकर के करीब अब तक में 10 लाख करोड़ रुपए कॉर्पोरेट के कर्ज माफ कर दिए गए। साहब, इस दौर की परिस्थिति में अगर अगला सच के ऊपर आप जाइएगा ना, तो एक सच और है कि जो लोग पर्सनल लोन लिया करते थे, अब वह भी चुका पाने की स्थिति में नहीं है। तो जो क्रेडिट कार्ड होता था, ये क्रेडिट कार्ड है, अब वह भी कम हो गया। इससे पहले जो पर्सनल लोन लेने की जो परसेंटेज 18 से 20% तक रहता था, वो घट करके 15% के आसपास आ गया है। और यहीं से असल खेल की शुरुआत होती है इस भारत देश की इकोनॉमी को संभालने वाले कोर सेक्टर का, जिसके दायरे में कोयला आता है, खनन आता है, उर्वरक आते हैं, इस्पात आता है, सीमेंट आता है, बिजली आती है, रिफाइनरी आती है। वो तमाम सारी चीजें इससे पहले के सालों के मुकाबले इस साल में कम हो गई। स्थिति तो ऐसी है कि माइनिंग यानी खनन के सेक्टर में जो कल तक 11% पे था, वो घट करके -0.1% पे आ गया।
यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर 2.2% पर आ गया। अगर पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो 14.3% होता था। ये इस हिस्से में जो खास तौर पर जो चुनाव के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद अप्रैल मई जून और जून में रिजल्ट आया था, और ये अगस्त सितंबर की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। यहां तक कि बिजली उत्पादन और खपत को लेकर के भी करीब करीब 12% की कमी आ गई है। जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ना साहब, जो लोग खरीदते हैं ना, जो कंज्यूमर खरीदता है, जो ग्राहक खरीदता है, उसमें भी करीब 6.5% की गिरावट आ गई है। और इस भारत देश के भीतर में जो कोल इंडस्ट्री है ना, कोयला है, उसमें करीब करीब 11% के आसपास कमी आती है। जो उर्वरक, जो मिनरल्स की बात होती है ना, उसमें करीब करीब 5% की कमी आई है। पहले 5.3% के आसपास था, अब 0.4% पे आ गया है। यानी सीमेंट और बिजली एक समय में, या फिर कहे पिछले साल 20.4% के आसपास है, इस समय 0.6% के आसपास। ये एक डाटा इसलिए भी आपको बताने की जरूरत है क्योंकि पूरे कॉर्पोरेट की जो अर्थव्यवस्था है ना, इकोनॉमी जो है ना, वो इसी पे चलता है। भारत देश का, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के आधार पे चलता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर हमारे देश की इकोनॉमी तीसरे नंबर पे होगा और विकसित राष्ट्र होगा हमारा देश। इसी परिकल्पना भी इसी कोर सेक्टर के ऊपर, इसी बुनियादी सेक्टर के आसपास घूमती है। लेकिन बात केवल इतना करने से साफ नहीं हो पा रही है। जरा एक बात और समझने के प्रयास करना पड़ेगा कि वर्ल्ड बैंक एक रिपोर्ट जारी करता है। उस रिपोर्ट के अंदर बताता है कि देखिए, भारत जितना माल चीन से लेता है ना, और चीन जितना माल भारत को देता है, उसके भीतर डिफरेंस क्यों, उसमें डिफरेंस क्यों है? आप भी कहेंगे कि ये अंतराल तो होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, गैप होना नहीं चाहिए, लेकिन लगातार 2-3 सालों से डिफरेंस लगातार बढ़ती जा रहा है। और इस साल यानी लास्ट वित्तीय वर्ष के भीतर, यानी 23-24 वित्तीय वर्ष के भीतर, 23 के अप्रैल महीने से लेकर 24 के मार्च महीने तक जो भारत ने अपना इंपोर्ट दिखाया चाइना से, वो $99.5 बिलियन का दिखाया। लेकिन चाइना ने जो वर्ल्ड बैंक को रिपोर्ट सौंपी है, उसके भीतर इस बात का जिक्र किया जाता है कि हमने 11 यानी 117 पॉइंट जो है वो माल, इतना माल भारत को दिया। यहां पर कोई भी सवाल कर सकता है, ये 17-18 बिलियन डॉलर ये चुकता हुआ या फिर कोई अंदरूनी डील है साहब? अगर चुकता नहीं हुआ, अगर इसको कागज पे नहीं दिखाया गया, तो क्या ये आरबीआई ने नोट छाप दिया? जिस तरीके से शेयर मार्केट को संभालने के लिए बार बार जो है विपक्ष भी कहता है और कॉर्पोरेट सेक्टर भी इस बात को जिक्र करता है, और जो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाने वाले हैं वो अभी इस बात को समझते हैं, जब एफआईएस भाग रहे होते हैं तो उस समय में कैसे तमाम सारी चीजों को संभाली जाती है। तो वित्तीय वर्ष की पहले की भी देखिएगा, इससे पहले का तो चाइना ने कहा था कि भारत के भीतर हमने माल 118.57 बिलियन डॉलर का दिया, यानी 118.57 डॉलर। भारत कहा कि हमने लिया 1.20, मतलब वहां पर करीब 12 बिलियन डॉलर का खेल हो जाता है। इतना कम भारत अपना डाटा बताता है कि ये पैसा नोट छाप करके है या फिर लूट का पैसा है, ये चाइना के साथ कोई समझौता है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग जो है, वो सहकार जो है ना, वो चाइना है और चाइना के साथ ही है। यहां पर एक बात और आपको समझना चाहिए, इससे पहले आप शेयर मार्केट के भीतर अपना कदम रखिए, उससे पहले एक बात बता दें कि शिपिंग गुड्स, एयरक्राफ्ट, टेक्सटाइल और क्लॉथिंग, आयरन और स्टील, मेडिकल डिवाइसेस, लेदर, पेपर, ग्लास, तमाम सारी चीजें जो है इस समय में दुगनी रफ्तार से चीन से आती हैं। पहले केवल टेलीकॉम था, इलेक्ट्रॉनिक्स थे, इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स थे, मशीनरीज थी, उसके साथ कुछ मेडिकल डिवाइसेस होते थे, लेकिन अब नई परिस्थिति के भीतर ये तमाम सारी चीजें आकर खड़ी हो गई है। तो फिर ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन तमाम बातों का जिक्र करते हैं, उस देख करके तो ऐसा लगता है ना कि भारत देश के भीतर क्या स्थिति हो रही है या फिर क्या स्थिति आने वाले वक्त में होने वाली है। उस पर बात करने से पहले एक बात और शेयर मार्केट को लेकर के आपको बता दें कि शेयर मार्केट के भीतर लगातार एफआईआई पैसा निकाल रहा है, और ये पैसा जितना भी निकाला गया है बीते 1.5-2 महीने यानी 40 से 50 दिन के भीतर, ये 2 लाख करोड़ से ज्यादा पैसा निकाला जा चुका है एफआईआई के द्वारा। और यहां तक पैसा उस दिन तक निकाला गया था जबकि जो मुहूर्त ट्रेडिंग होती है ना, जो दीपावली के दिन होती है, और ये पैसा निकलते निकलते होते बड़े कॉर्पोरेट के सामने ये संकट आ गया कि वो पैसा अगर रूट करे तो फिर कैसे करे। हम आपको एक डाटा दिखाते हैं, डाटा बताते हैं जो खास तौर पर
27 सितंबर से इसकी शुरुआत होती है। 27 सितंबर से विदेशी निवेशकों ने, जो विदेशी इन्वेस्टर थे, वो पैसा निकालना शुरू किया। और आप देख लीजिए, कोई भी दिन ऐसा नहीं था जिस दिन पैसा डाला गया हो। और उनका पैसा निकलना क्यों जबरदस्त तरीके से इस दौर में भी जारी रहा, और क्या भारत के डूबते हुए अर्थव्यवस्था की जहाज पर आकर के अटक गया है, जिसके अंदर बाहर के प्रोडक्ट के ऊपर ही आपको निर्भर होना पड़ रहा है, और चीन उसका सबसे बड़ा सहायक देश होगा। क्या क्या सच में ऐसी स्थिति हो रही है, या फिर अमेरिका भारत के भीतर एक ऐसा बाजार दिख रहा है? तमाम सारी चीजों को देखने से पहले एक ही डाटा छोटा सा आप देखिए, इसको देखने के बाद इस पर हम फिर बात करते हैं। देखिए, साहब दरअसल ये लिस्ट आपको दिखाने और देखने की जरूरत इसलिए भी थी कि अगर एफआईज पैसा निकालते हैं ना, तो इस समय में शेयर मार्केट के भीतर लगे हुए छोटे इन्वेस्टर का जो करीब करीब 11 लाख करोड़ रुपए डूबता है साहब, 11 लाख करोड़। और इस परिस्थिति डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन संभाल नहीं पाती है इस परिस्थिति को। और आप ध्यान दीजिएगा, 25 नवंबर को, कुछ ही दिन पहले, जिस दिन शेयर मार्केट ऊपर चढ़ा था, उस दिन पहली बार एफआईज ने 9,948 करोड़ रुपए की खरीदारी किया था। लेकिन ठीक उसी दिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने जितना बेचा, सेल किया, वो 6,908 करोड़ का था। यानी ये कहे कि भारत देश की अपनी अर्थव्यवस्था कॉर्पोरेट के आश्रय ही सही, वो एफआईआईज के हिसाब से ही चला करती है। यानी ये कहे कि हमारा देश एक डूबती हुई इकोनॉमी का नायक बन जाए अगर, तो फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पैसा आना कहीं कहीं बंद हो जाएगा। और क्या शेयर मार्केट और क्या इस भारत देश का कॉर्पोरेट, उनको तो माफी लगातार दी जा रही है ना, जो टैक्स की माफी होती है। लेकिन साहब टैक्स पेयर्स के ऊपर, चाहे वो जीएसटी के जरिए हो, या फिर आपका डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो, या फिर आपका किसी भी तरीके से जो मिडिल क्लास के परिवार के सामने जो समस्या है या उसके सामने जो भी संकट है, उसको राहत रियायत कैसे दी जाएगी, ये सवाल का जवाब दे पाने की स्थिति में मौजूदा समय में सरकार बिल्कुल भी नहीं है। शायद इसीलिए, हाँ इसीलिए इस भारत देश के भीतर एक पल के लिए आप झांक करके देखिए कि इस भारत देश का सच्चाई क्या है, इस देश की हकीकत क्या है। इस देश के भीतर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफओ कहता है कि हर साल करीब करीब 1,20,00,000 से 1,30,00,000 तक नए जॉब क्रिएट किए जा रहे हैं। लेकिन इसके ठीक पैरेलल एक रिपोर्ट आती है सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, जो CMIE के तहत आती है। उसका कहना है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.2% से 9% तक चल रहा है। एनएसओ एक डाटा देता है, वो कहता है नहीं 6.5% है, उतना तक नहीं है। यानी इस अंदाज में, इस रूप में अगर चल रहा है, तो फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कैसे, वो डाटा कैसे आ रहा है साहब? और डाटा ये दे रहा है कि जो होटल, ढाबा, पेट्रोल पंप, इधर उधर जो आसपास में काम है, सबको कह दिया गया कि आप ईपीएफओ से जुड़ जाइए। यानी जो काम अनऑर्गेनाइजेशन सेक्टर के भीतर होता है, और उनके ऊपर दबाव बना करके अब उनको जो है प्रोविडेंट फंड से जोड़ करके ये बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए रोजगार इतना दिन पर दिन बढ़ते चला जा रहा है। और यहीं से असल सवाल की शुरुआत होती है। जब आप अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाते हैं, तो फिर आप नौकरी नहीं देते हैं। जो नौकरी के ऊपर होते हैं उनका वेतन आप बढ़ाते नहीं है। इसीलिए वो आंगनबाड़ी हो, मिड डे मील से जुड़े हुए लोग हो, वो आशा वर्कर हो, पैसा किसी का नहीं बढ़ाया जाता है। लेकिन इन तमाम जगहों पर महिलाएं काम करती है। यानी ये क्या है कि हम पैसा उनको वेतन के तौर पर तो नहीं दे सकते, लेकिन महाराष्ट्र में माझी लाडली योजना लाएंगे, झारखंड में भी दूसरी सरकार उसी रास्ते चली, मैया सम्मान योजना लाएंगे, 1,000 रुपए देंगे। हरियाणा में 2,100 रुपए महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने देना शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के भीतर लक्ष्मी भंडार खोल दिया गया, 1,200 रुपए महिलाओं को देना शुरू किया। मध्य प्रदेश के भीतर लाडली बहना आई थी, 1,250 रुपए देने शुरू किए साहब। इसके अलावा तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, तमाम जगहों पर पैसे दिए गए। यानी ये कहे कि कैश देने के अलावा कोई और रास्ता सरकार के पास इसलिए भी नहीं बच पा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के भीतर, मतलब कहते हैं इंटरेस्ट फ्री लोन आरबीआई से मिल जाएगा। आरबीआई गैर बीजेपी शासित राज्यों को भी दे दिया जाएगा, लेकिन उनको इसलिए दिया जाएगा क्योंकि वो सरकार की योजनाओं में पैसा लगाने को तैयार हो जाए। और कैश दे पाने की स्थिति में आरबीआई हमेशा तैयार है।
नोट ही तो उनको छापने है ना। इसकी वजह से क्या इन्फ्लेशन रेट बढ़ा है, क्या जीडीपी नीचे जा रही है, क्या सच में ऐसी नाजुक परिस्थिति में ये भारत देश का रहा है? तो इस भारत देश के भीतर का आखिरी सच आखिर है क्या, इसको जरा समझते हैं। ये सच में भयावह बहुत बड़ा सच है। भारत देश के भीतर ऐसा कोई भी राज्य आपको मिलेगा ही नहीं जहां से लोग काम की तलाश में भारत देश के भीतर गांव से शहर में आना, शहर से राज्य की राजधानी में जाना, राजधानी से निकल करके महानगर की दिशा में आगे बढ़ना और कई शहरों से निकल करके दूसरे अन्य देशों में चले जाना रोजगार पाने के लिए। इसीलिए रिपोर्ट खुद सरकार की ये कहती है कि इस भारत देश के भीतर सबसे ज्यादा जो प्रवासी मजदूर है, माइग्रेंट लेबर है, वो केरल के भीतर है। क्यों है केरल में? केरल में इसलिए है क्योंकि वहां से बहुत बड़ी संख्या में लोग यूएई जाते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि अरब देशों के भीतर रोजगार पाने जाते हैं। और ये संख्या भारत के भीतर करीब करीब 41.2% के आसपास है, जो मैक्सिमम होता है, ज्यादा होता है, हाई होता है। उसमें पुरुषों की संख्या 37 या 37.2% के आसपास है। वहां पर महिलाएं भी जाती है। तो फिर केरल इसलिए ज्यादा है क्योंकि वहां की महिलाएं भी रोजगार की तलाश में देश के बाहर जाती है। बाकी राज्यों में पुरुष ही ज्यादातर जाते हैं। मसलन उत्तर प्रदेश देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के भीतर 36% पुरुष जो है काम की तलाश में उत्तर प्रदेश से बाहर जाते हैं। ओवरऑल करीब करीब 28.5% औसतन देखिएगा, क्योंकि महिलाएं कम निकलती है। और बिहार के भीतर पुरुष करीब करीब 40% के आसपास है, प्रवासी मजदूर है जो कि बाहर काम की तलाश में चले जाते हैं। ओवरऑल महिलाएं बिहार से कम निकलती हैं, तो करीब करीब 15% के आसपास है जब ओवरऑल आप जोड़ते हैं। मध्य प्रदेश के भीतर अगर आप देखिएगा तो करीब करीब 50-51% पुरुष काम के तलाश में दूसरे जगह में अपना गांव छोड़ देते हैं, दूसरे जगह जाते हैं, अपना गांव छोड़ के जाते हैं। और ये स्थिति कहती है कि हर स्टेट दर स्टेट, राज्य दर राज्य, इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, असम हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र को भी जोड़ दीजिए। महाराष्ट्र के भीतर से भी करीब करीब 50-51% के आसपास पुरुष जो है वो काम की तलाश में दूसरे अन्य राज्यों में चले जाते हैं। और 29.3% जो है ओवरऑल होता है, यानी महिलाएं भी उसके भीतर शामिल होती है। अगर ये मौजूदा भारत देश के भीतर एक पल के लिए आप देखिएगा तो ये डाटा भी अपने आप पर पहली बार कहीं ना कहीं धमका रहा है, चिता रहा है, समझा रहा है कि इस देश के भीतर ओवरऑल हर तीसरा व्यक्ति काम की तलाश में अपने देश, अपने गांव से बाहर है। उसको अपने स्टेट में, अपने जिला में, अपने गांव में काम नहीं मिल रहा है। और ये परिस्थिति इस भारत देश के पूरे इकोनॉमी के भीतर हर तीसरा व्यक्ति, लेकिन हर दूसरा पुरुष, हर दूसरा मेल काम की तलाश में अपने गांव से बाहर जाता है, अपने घर से बाहर जाता है। जो मनरेगा था उसमें करीब 35 से 40 दिन से ज्यादा काम दे पाने की स्थिति में मौजूदा सरकार किसी भी राज्य में नहीं है। और चुनाव के बाद से खास तौर पर जुलाई और अगस्त सितंबर महीने के भीतर काम देने के जो दिन होते हैं ना, वो 28-29 दिन पे आकर के अटक जाती है। उससे ज्यादा दे नहीं पाएंगे। ये औसत यानी दिए गए कामों के आश्रय ये औसत निकल करके आ रहा है, ये जो डाटा आपको बता रहे हैं। और मजदूरी के तौर पर न्यूनतम मजदूरी ठीक वैसी होती है जैसे इस देश के भीतर लोग किसानों के लिए एमएसपी का ऐलान कर देते हैं। एमएसपी कुछ भी हो, मंडी के भीतर, बाजार के भीतर जब आप बेचने जाएंगे ना तो वहां पर तो कीमत मिलेगी नहीं। ठीक कुछ इसी प्रकार से न्यूनतम मजदूरी तो लोग तय कर देते हैं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी कोई देता नहीं है। आपने तय कुछ भी कर लीजिए, स्थिति अभी भी देश के भीतर यही है कि आज से 10 साल पहले जो न्यूनतम मजदूरी होती थी उसी लाइन के ऊपर ये भारत देश अभी भी रेंग रहा है। उसी रेखा के ऊपर इस भारत देश के भीतर मनरेगा के ऊपर काम मिल रहा है। उसी रेखा के ऊपर इस भारत देश के किसानों की आय लागत न पा पाने की स्थिति में है। और अब ध्यान दीजिएगा, अगर मनमोहन सिंह सरकार को, तो मनमोहन सिंह बतौर देश के प्रधानमंत्री इसीलिए भी गए थे यवतमाल, जहां पर किसानों की विधवाओं से मिलने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर से को लेकर के कोई नई पॉलिसी बनाने की दिशा में बढ़ना चाहते थे। स्थिति इस समय में बिकट ही रही है, नाजुक ही रही है और तमाम सारी चीजें संभल नहीं पा रही है। तो फिर ऐसे में एक सवाल यहां पर, जो असल खेल, एक इस पूरे अर्थव्यवस्था को डुबोने वाली जो परिस्थिति आखिर भारत के भीतर क्यों दिखाई पड़ती है। भारत देश का पूरा जो बजट जो करीब करीब 48 लाख करोड़ का है, उसके बारे में कई वीडियो में कई बार हमने जिक्र किया, लेकिन उसमें से करीब करीब 43 लाख करोड़ रुपए कर्ज के आश्रय, यानी ये कहे कि टैक्स के आश्रय, कर्ज नहीं कह सकते, टैक्स के आश्रय भारत सरकार की कमाई होती है। बाकी इंटरेस्ट आ जाएगा, कुछ डिविडेंड ले लेंगे, लेकिन पूरे प्रकरण के भीतर जो डिविडेंड लेना कॉर्पोरेट को, लेकिन माफ कर देना साहब,
तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भीतर कम होना, इसके बावजूद भी हमारे देश के कंज्यूमर को, उपभोक्ताओं को, नागरिकों को, ग्राहकों को ये फायदा नहीं दे पाना, ये लाभ नहीं दे पाना, कि ऐसी परिस्थिति देश के भीतर होती है जो अपने आप में कहती है, चीख चीख करके बताती है कि सरकार जिस इकोनॉमी को चला रही है ना, उसमें अगर तेल को आप एक आधार बना करके अगर देखिएगा तो जो तेल की कीमत होती है ना, अप्रैल मई जून के महीने में, उस समय में करीब करीब 1,55,966 करोड़ रुपए मौजूदा सरकार ने वसूले, उसके ऊपर टैक्स लगा करके, वेट लगा करके। और ये तमाम परिस्थिति साल दर साल हर वित्तीय वर्ष में आप देखेंगे तो करीब 7 लाख करोड़ रुपया, 6 लाख करोड़ रुपया, 8 लाख करोड़ रुपया, इतनी ज्यादा कमाई के आश्रय सरकार इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, देश की संभाल रही है। यानी जिस कूटनीति के आश्रय भारत दुनिया के बाजार में खुद को रखना चाहता है, उसके भीतर बहुत बड़ा सवाल यही है कि यहाँ के इंडस्ट्रीज को अब बैंक से पैसा नहीं चाहिए भी तो कम चाहिए, क्योंकि वो इंडस्ट्री चले भी तो फिर फुटपाथ, दूधपाथ खरीदने वाले के पास तो पैसा नहीं है, पैसा उसके पास नहीं तो वो बाजार में किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे काम करने को तो तैयार हो जाएगा। किसी भी कीमत पर काम करने के लिए जा रहा है तो वर्कफोर्स वहां पे बढ़ती जाएगी, और स्थिति तो यहां तक आ जाएगी कि आखिर में, अंत में सरकार का जो टैक्स है वो इस महीने मिल गया तो फिर अगले महीने का इंतजार वो करेगा। यानी ये कहे कि उस महीने के हिसाब से इस महीने का बजट बनाएगा। शायद इसीलिए हमारे देश का पूरा पॉलिटिक्स कैश पॉलिटिक्स पे जाकर के अटक गई है। भारत का पूरा जीडीपी नीचे चली गई, इन्फ्लेशन रेट नीचे चली गई, और महंगाई यानी ऊपर चली जाती है। यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार को देख करके जो कॉर्पोरेट का हमारे देश के भीतर जो खेल होता है ना, इसीलिए कॉर्पोरेट के नेटवर्थ में कभी कमी नहीं आती है, उल्टे जीडीपी के मुकाबले 3-4 गुना कॉर्पोरेट का जो है ग्रोथ जो है बढ़ते जाता है। और अंत में आपसे 2-3 सवाल, आखिर इस साल का बजट जो फरवरी के महीने में 2025 में जो फरवरी के महीने में आएगा, अब क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया महाराष्ट्र के भीतर खत्म हुआ और दिल्ली के भीतर फरवरी में ही चुनाव होना है 2025 में, अब एक ऐसी परिस्थिति आ रही है जिसमें आप केवल सोच सकते हैं, और सोच आप इसलिए सकते हैं क्योंकि भारत सरकार हमारे देश की आर्थिक नीतियां, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात से लेकर इस देश के घरेलू डोमेस्टिक मार्केट तक में देखने की परिस्थिति में सरकार के पास आरबीआई, उसके जरिए नोट को छापना, उसके जरिए मैनिपुलेशन कॉर्पोरेट को लीक करना, रोजगार न दे पाने की स्थिति, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का नेगेटिव के अंदर माइनस में चले जाना, उसमें गिरावट आना, वो तमाम सेक्टर जिसमें कोर ग्रुप्स माने जाते हैं, बुनियादी कहीं न कहीं क्षेत्र होता है, ढांचा होता है, जब अगर वो सारा चीज डूबेगा, जो अभी गिरावट में है, निगेटिव में, हम ये नहीं कहते कि वो डूब गया, हम ये जरूर कहेंगे अगर वो निगेटिव में है, माइनस में है, गिरावट उसमें है और रास्ता कोई है नहीं, तो फिर पूरी दुनिया के भीतर जितना सारा पैसा आता था उसके ऊपर अगर ब्रेक लग चुकी है, उल्टे वो लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो फिर स्थितियां हमारे देश के भीतर, मंदिर मस्जिद को खोद के निकालिए या फिर इस भारत देश की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं खोदना शुरू कीजिए। आप संभल जाइए, समझ जाइए, वक्त रहते आप देख लीजिए सरकार आपको कहां उलझाएगी और कहां बचाएगी, कहां उलझाएगी। ये समझने और बचने का दौर इसलिए भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने बेस ईयर को ही बदल दिया। यानी 2008 के भीतर जब मंदी आई थी ना, तो उस समय में हमने पहले भी किया कि उस समय में जो बेस ईयर था और नरेंद्र मोदी सरकार ने जो बेस ईयर लिया है, अगर दिनों की तुलना अगर एक साथ रख करके अगर करें ना, तो जो ग्रोथ रेट आपको 5.4% अभी दिखाई पड़ रही है। मनमोहन सिंह के काल में ये अर्थव्यवस्था ग्रोथ रेट जो था वो 2% के होती थी। यानी समझ ये लीजिए कि कितनी नाजुक परिस्थिति है और किस तरीके से भारत देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ खुलेआम खुले तौर पे हो रहा है। देखते रहिए, इस वीडियो को ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।